जय हिंद सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे अवमूल्यन क्या है और डीवैल्यूएशन क्या है। डीवैल्यूएशन और अवमूल्यन के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर लेट ना करते हुए। डीवैल्यूएशन या अवमूल्यन उसे कहते हैं कोई भी सरकार या कोई भी राष्ट्र अपनी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में जो उसका वैल्यू होता है उसे कम करता है, उसे अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, अवमूल्यन कहते हैं। ये करते क्यों है और क्या कारण है, इसके प्रमुख कारणों पर चर्चा करेंगे कि अवमूल्यन करते कैसे हैं, इससे आगे क्या प्रभाव पड़ेंगे। और देश में जो बीओपी होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, उस संतुलन करने के लिए करते हैं, तो इसी के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा होगी। चलिए बात करते हैं अवमूल्यन। अगर हम इसकी डिफिनेशन लिखें तो अवमूल्यन क्या होता है, तुम आपको बता दिए। अवमूल्यन वह होता है सरकार द्वारा, घोषणा द्वारा अपने जो उसके देश में प्रचलित मुद्रा है वो उसका क्या करें, आंतरिक मूल्य में कमी ला दे। किससे? बाहरी क्षेत्र से। जैसे बाहरी क्षेत्र यूएसए हो गया या अन्य किसी कंट्री से, उसमें कमी लाना ही क्या कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है प्यारे बच्चों। क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। ये कुछ डायग्राम बनाए हैं, डायग्राम के बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अवमूल्यन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यह क्या कारण है, अवमूल्यन क्यों करते हैं। ठीक, क्या कारण है, अवमूल्यन क्या करते हैं। तो पहला टॉपिक है अवमूल्यन क्यों करते हैं। पहला पॉइंट है संतुलित बजट के लिए। ठीक, क्या करते हैं, संतुलित के लिए। बीओपी, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित करने के लिए। किसके लिए? बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, अवमूल्यन करते हैं। अभी बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के बता देंगे। संतुलित करने के लिए किसे? बैलेंस ऑफ पेमेंट को। हमें डायग्राम अभी आपको बताएंगे, मिटा नहीं रहे हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं वीडियो में, आगे ही आपको हम डायग्राम बताने वाले हैं। ठीक है, बीओपी। बीओपी क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है, कभी देश में आर्थिक घाटे हो जाते हैं या मंदी की अवस्था हो जाती है, घाटे हो जाते हैं, तो सरकार उसे अवमूल्यन करके उसे पूरा करती है। ठीक है, तो देश में आर्थिक स्थिति चल रहा हो या मंदी चल रहा हो तो अवमूल्यन कर देती है। अवमूल्यन का थोड़ा और हम विस्तार से समझाएं तो उसे फायदे क्या है, इससे फायदे क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। प्रमुख फायदे क्या हैं, अवमूल्यन के प्रमुख फायदे क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से हम आपको समझा दें, उसके बाद में डायग्राम समझाते हैं। मान लीजिए अवमूल्यन से पूर्व, अवमूल्यन से पूर्व, अवमूल्यन से पूर्व 1 रुपए का 1 यूएससी डॉलर है, डॉलर। ठीक, डॉलर का कितना बनता था? 40 रुपये। ठीक, ये अवमूल्यन के पूर्व है, अवमूल्यन के पूर्व है 40 रुपये बनते थे। सेकेंड पॉइंट आते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या हुआ, एक ही डॉलर का क्या हुआ, एक ही डॉलर का, एक ही डॉलर का 50 रुपये बन रहा है। एक ही डॉलर का 50 रुपये बनना है, तो इसी को कहते हैं अमूल्य। अब ये करता क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। इससे क्या होगा, जो अगर कोई विदेशी जो है उसे क्या करेगा, से इंपोर्ट, इंपोर्ट तो घटेगा, इंपोर्ट इन डिक्रीज, एक्सपोर्ट इन इंक्रीज। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज। निर्यात हमारा बढ़ेगा, आयात हमारा घटेगा। निर्यात क्यों बढ़ेगा, क्योंकि लोग एक ही रुपए में, 1 डॉलर में 50 रुपये जो हो रहा था, अब इससे ज्यादा वस्तु पाएंगे। इससे क्या करेंगे, ज्यादा वस्तु को खरीद पाएंगे। इससे ज्यादा वस्तु को खरीद पाएंगे, इसलिए वो अपने कंट्री में आयात करेंगे, तो हमारा निर्यात बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरा पॉइंट है, ठीक है, आयात बढ़ेगा। अब मान लीजिए, अब ठीक है, इससे क्या होगा, निर्यात प्रतिशोहन होगा। ठीक है, निर्यात प्रतिशोहन होगा लेकिन आयात घटेगा। अब कोई देश से अगर हम कोई चीज मंगा रहे हैं तो उसको पहले हम कितना पेमेंट करते थे। ठीक, यहाँ तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, थोड़ा और आपको अच्छे से बता दें, मिटाना पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि एक फिगर बना दी पहले से, इसलिए मिटाना पड़ रहा है। थोड़ा और अच्छे से हम बताएंगे, फिर फिगर के बाद थोड़ा बता देंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है,
जैसा हमने कि बताया था कि एक ही डॉलर का कितना बनता है, 50 रुपये। ठीक, और पहले कितना बनता था, 40 रुपये इंडियन रुपीज। ठीक है। अब कोई भारतीय अगर कोई चीज यूएसए से मंगा रहा है तो पहले उसे देना पड़ता था। अगर दो चीज मंगा रहा है, जैसे शैम्पू मंगा रहा है, मान लीजिए शैम्पू पैकेट मंगा रहा है, शैम्पू पहले दो मंगा रहा था तो उसे कितना देना पड़ रहा था, 80 रुपये। ठीक है। अब ये क्या हुआ, अमूल्यन हो गया। अगर दो ही चीज फिर मंगा रहा है, दो ही चीज, तो उसको कितना देना पड़ेगा, 100 रुपये देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो आयातित वस्तु है वो घटेंगे, लेकिन निर्यात वस्तु बढ़ेंगे, क्योंकि अवमूल्यन हो गया है कारण। पहला क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट करने के लिए अवमूल्यन की जरूरत होती है। किसी भी सरकार को अवमूल्यन करती है। समझ में आया कि नहीं आया? मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थोड़ा और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे अच्छे से। थोड़ा डायग्राम बनाने की वजह से दिक्कतें हो रही क्लासेस। ठीक, दूसरा पॉइंट यह है, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन तो आप लोग सुने होंगे, जो देश में वस्तु बन रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे बन रहे हैं, उसमें क्या होगा, क्योंकि जो बाहरी जैसे चाइना वगैरह हो गया, यूएसए हो गया, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, कम लागत पर लोग आयात कर लेते हैं वस्तु। तो हमारे भारत में बनी वस्तु को क्या होगा, उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि लोग कम पैसा व्यय करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, अब सरकार अवमूल्यन कर देती है। सरकार क्या कर दी, अवमूल्यन कर दी। अवमूल्यन करने से क्या होगा, जो आयातित वस्तु है उस पे जो भेजने का खर्च उतना ही रहेगा, लेकिन अगर आप पहले मान लीजिए अवमूल्यन से कोई वस्तु को ले रहे थे, सूज ले रहे थे, ठीक है, सूज ही ले रहे थे, जान लो 50 रुपये ले रहे थे। ठीक है, $1 बन रहा था, $1 पे 50 रुपये बन रहा था। ठीक, दूसरा पॉइंट आया, अब एक ही डॉलर का 100 रुपये बनने लगा, तो आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। इसलिए आप अपने भारत में बने आयातित वस्तु का ही प्रयोग करेंगे। आप ज्यादा रुपये थोड़ी पे करेंगे। जो कंज्यूमर होता है, विवेकशील प्रणाली होता है, या आप लोग माइक्रो पढ़े होंगे इंडक्शंस का, तो उसमें पता होगा, जो उपभोक्ता होता है विवेकशील प्राणी होता है, उसको यह समझ होता है कि हम अपने कम व्यय में अधिकतम संतुष्टि को कैसे प्राप्त करें, या पूर्ण रूप से वही कार्य करता है। ठीक, ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, व्यू ऑफ पॉइंट ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर एलिवेशन। ओवर एलिवेशन क्या होता है, ओवर एलिवेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन क्या होता है, या कहते हैं अधिमूल्यन। अधिमूल्यन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। अधिक मूल्यन क्या होता है, कभी कभी क्या होती है, किसी देश की करेंसी बहुत स्ट्रांग होती है, बाहरी क्षेत्र में उसका मूल्य बहुत होता है। जैसे इस समय है चाइना की रेमनी, यूएसए डॉलर, या अदर भी कंट्री की बात करें तो वहाँ पर जो है 5 बकेट बनाया गया है, और उसके अंतर्गत तो स्ट्रांग करेंसी को रखा गया है। ठीक, स्ट्रांग करेंसी को रखा गया है, तो अधिकूल हो जाएगी तो उसको भी कम करते हैं। क्यों कम करते हैं, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट को करने के लिए। ट्रेड जो होता है बीओपी को लोग संतुलन करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित करने के लिए भी इसे करते हैं। ठीक है, अधिक मूल्यन होगा तो उसको भी सरकार अपने यहाँ की, जो वहाँ की सरकार होती है, उसे अवमूल्यन करती है, ताकि वो एक स्थिर रहे, स्टेबिलिटी रहे। ठीक, एक स्थिर दिशा में रहे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बना रहे, इसी कारण वो काम करती है। यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और कुछ चीज़ें हम समझा रहे हैं आपको, डायग्राम द्वारा हम समझा देंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कतें ही नहीं होगी। ठीक है, जहाँ तक अभी तक समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अभी हम आपको समझा देंगे अच्छे से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, इसमें चीज़ों में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अधिमूल्यन भी समझ में आ गया।
अब चलते हैं टॉपिक के बारे में, थोड़ा बताते हैं डायग्राम के बारे में। ठीक, डायग्राम अवमूल्यन से प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक, अवमूल्यन के प्रभाव क्या है अदर कंट्री पर, अगर कोई देश अवमूल्यन कर रहा है तो उससे प्रभाव क्या पड़ेंगे, इससे के बारे में चर्चा होगी। अवमूल्यन के प्रभाव क्या है, अवमूल्यन के प्रभाव के बारे में अगर हम चर्चा करें तो अवमूल्यन के प्रभाव। ठीक, अवमूल्यन के प्रभाव, अवमूल्यन के प्रभाव क्या पड़ेंगे, ये जो डायग्राम बनाया गया है अवमूल्यन के प्रभाव के ही कारण बनाया गया है। तो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े होंगे तो आप इसे समझ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, Ex इक्वल टू 1 क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप जानते होंगे कि जिस हिसाब से कीमत बढ़ रही है उस हिसाब से मनी ऑफ वैल्यू बढ़ रही है। ठीक, देखो यहाँ पे जो चीजें दिखाई गई है, प्राइस लेवल, प्राइस जब P1 था तो गुड्स की कितनी मांग थी, X1 मांग थी। ठीक, ये प्राइस लेवल है हमारा, ये प्राइस लेवल है। ठीक, तो मांग था, जब हमारा प्राइस लेवल कम हो गया, ये वो है। ठीक है, हमारा प्राइस लेवल जब कम हो गया तो यक्स, पहले हम कितना परचेज कर रहे थे, यहाँ से यहाँ जा रहे थे, फिर जब हमारी प्राइस कम हो गई तो हम यहाँ से यहाँ आ गए। ठीक है, उन वस्तुओं को हम डिमांड करते हैं जो दैनिक वस्तुओं को पूर्ण करती है, दैनिक जीवन में जो उपयोगी होती है, उन वस्तुओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ से X1 से X2 पे चली गई। ठीक, ये प्राइस लेवल है, ये XD है, डिमांड है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये प्राइस लेवल है हमारा, प्राइस थोड़ा घटना बढ़ना। ठीक है, फिर प्राइस थोड़ा सा घट गया तो X1 पे चली गई। दूसरा है, ये क्या था, इक्वल है, Ex इक्वल टू 1। ठीक, इसमें क्या है, ये लेस देन है, Ex इज लेस देन। इसमें क्या होता है, प्राइस घटने या बढ़ने पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पे अवमूल्यन ज्यादा कार्य नहीं करता है। अवमूल्यन ज्यादा कार्य क्यों नहीं करता है, कोई ऐसी बेलोचदार वस्तु हो गई जिसका डिमांडे नहीं है, आप मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ। लोगों को जो कंज्यूमर होते हैं उनको उसका यूज ही नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे उन वस्तुओं को। जैसे हमारे लिए कोई चीज वेस्टेज है और आप सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कश्मीर है, वहां पर आप ठंड के समय में अगर आप लोअर टी शर्ट बेचेंगे तो बिकेगा नहीं, डिमांड होगा उनके लिए। तो बेलोचदार वस्तुओं में ये काम करता है अनपरफेक्टली। ठीक है, ये बेलोचदार वस्तुओं में काम करता है, इसमें बेलोचदार, ठीक, बेलोचदार वस्तुओं में ये काम करता है। दूसरा पॉइंट है ग्रेटर देन, ऐसी वस्तुओं, आयातित वस्तुओं का जिसमें क्या होती है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका अधिक हो, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अधिक हो, उसका डिमांड भी हाई हो, तो ऐसी आयातित वस्तुओं, इंपोर्टेंट वस्तु हो तो इससे आयातित वस्तुओं का डिमांड, प्राइस थोड़ा सा घटने पर, प्राइस जब P1 था फिर 2 हुआ तो इसकी डिमांड देखिए बढ़ गई। डिमांड, ये डिमांड लाइन है, यहाँ से X से होकर ये देखो X से यहाँ से हो गई। तो इंपोर्टेंस होता है, जहाँ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका ज्यादा लग रहा हो या अगर सप्लाई करेगा तो इस पे क्या करेगा, अवमूल्यन काम करेगा, निर्यात हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर थे अवमूल्यन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आप लोग को कितना समझ में आया, ये हमारा पहला दिन था, और मिलते हैं अब लगातार आप लोग को हम इकोनॉमिक्स टॉपिक पर रिलेटेड सभी वीडियो को अपलोड करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।